गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर क्या होगा, केमिस्ट्री के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी में देखने के लिए मिलेगा और बायो और केमिस्ट्री दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम लिखिएगा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि बायोमोलिक्यूल बोलते किसको है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? ऐसे सब्सटेंस जो हमको प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, कितने टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? जैसा हम लिखेंगे अब टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल होते हैं। जैसे आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद वाइटामिन्स, वाइटामिन्स, और क्या होते हैं? एंजाइम, एंजाइम। ठीक है, और क्या होते हैं? लिपिड्स, और क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहा है हमको, आरएनए और दूसरा डीएनए। ठीक है, तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल है और इस बायोमोलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है रहने वाला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। तो डिफरेंट टाइप का बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन लिख लेना, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, एंजाइम, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से और 70% चैप्टर डिस्कस हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को लेकर। ठीक है, तो चलिए टॉपिक लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट। तो लेक्चर को सुनते रहिएगा ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट की हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक पुराने वाली और एक नई वाली। ठीक है, तो सर पहले आप पुराने वाली बताइएगा। तो बेटा पुरानी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओल्ड डेफिनेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है और हाइड्रेट मतलब वाटर होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन के साथ साथ क्या होते हैं? H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कुछ कार्बन होते हैं जैसे कि X और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2OY। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा बेटा? इसका जनरल फॉर्मूला बन गया CxH2OY। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला था। बेटा आपको एक ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है क्या? ग्लूकोज, तो बच्चे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो बेटा मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ। आप ऐसे लिख सकते हैं C6 और H2O का होल 6। देखना सही है क्या? यहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? जैसे CX लिख देना मैंने को और H2O क्या लिख देना? Y लिख देना। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, 6 कार्बन 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है ना, तो 2 × 6 ये कितना हो गया? ये भी 12 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6, और इसके अंदर भी ऑक्सीजन कितना है? 6। यानी कि C6H12O6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? C6H2O का होल 6 लिख सकता हूँ। और इसकी कंपैरिजन अगर इस जनरल फॉर्मूले से करते हैं तो क्या बन जाएगा? C6H2OY। X की वैल्यू आ गई बेटा 6 और Y की वैल्यू आ गई, X इक्वल टू इधर आ गया 6 और Y इक्वल टू इधर आ गया 6। तो सर क्या ये X और Y इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है X और Y इक्वल ना हो? तो बेटा ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही बात सही है। ठीक है, तो X और Y इक्वल भी हो सकते हैं, X और Y इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि आप एक सुक्रोज का एग्जाम्पल देख लो, सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11। तो बेटा C12H2O11 ऐसे लिख दिया मैंने। क्या सही है ये? देखना
12 कार्बन हाइड्रोजन, 2 इंटू 11 22, तो 22O11 तो सुक्रोज का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ से CxH2O y के साथ इस फॉर्मूले की कंपैरिजन करने के लिए बोलूँ तो बेटा आप लोग बताएंगे कि सर x इक्वल टू तो 12 हो गया और y इक्वल टू 11 हो गया। सर ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो गई, इसका मतलब x इक्वल टू y भी हो सकता है और x इज नॉट इक्वल टू y भी हो सकता है। तो ये हमारा जनरल 4 के बारे में डिस्कस था। अब एक चीज और समझते हैं, जैसा कि आप एक एग्जांपल ले लो फॉर्मल्डिहाइड का। तो फॉर्मल्डिहाइड होता है बेटा CHO HCHO, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2O। तो बेटा लिखने का तरीका होता है CH2O, ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, जैसे लिख दिया C और 1 और H2O क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कंपैरिजन करेंगे CxH2O और इधर क्या लिखेंगे Y। तो बेटा यहाँ पर x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू 1 आ गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ, जो ये बेटा फॉर्मल्डिहाइड है ये भी इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, क्योंकि मैंने आपको अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर दोज कंपाउंड विच हैव फॉर्मूला फॉलो द फॉर्मूला CxH2O y वेयर x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड भी इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका मतलब तो ये कुछ गलत हो गया। तो बेटा जब ये गलत हो गया तभी तो इसकी नई डेफिनेशन बनी, अभी इसकी नई डेफिनेशन पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात हमारे दिमाग में आई है, CxH2OY, ठीक है, जर्नल फॉर्मूला होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप यहाँ पे दो चीजें बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटा जैसा एक क्लासरूम में लड़के और लड़कियां बैठे हैं, ठीक है, और मैं बोलता हूँ एक क्लासरूम में लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हैं, मैं बोलता हूँ कि सारी लड़कियां स्टूडेंट हैं, बिल्कुल सही है। मैं बोलता हूँ सारे लड़के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं क्या ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सारे स्टूडेंट लड़कियां, ये तो गलत हो जाएगा ना। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सारे स्टूडेंट लड़के हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सारी लड़कियां स्टूडेंट हैं लेकिन सारे स्टूडेंट लड़कियां नहीं है। अब समझिएगा इसको, ये वाला दुनिया के जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबका जर्नल फॉर्मूला होता है CxH2OY। दुनिया के जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबका फॉर्मूला क्या होता है, CxH2OY। लेकिन अगर कोई कंपाउंड CxH2OY को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्बोहाइड्रेट होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, दुनिया के सारे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूला फॉलो करते हैं CxH2OY, लेकिन हर एक कंपाउंड जो CxH2OY को फॉलो कर रहा है जरूरी नहीं वो कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा CH3COOH। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितना है बेटा 2। आप इसको लिख सकते हो C2H2O का होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या कंपैरिजन कर लोगे CxH2OY, तो बेटा x इक्वल टू इधर भी 2 और y इक्वल टू इधर भी 2। इसका मतलब ये जो इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मूला फॉलो कर रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, ठीक है। तो बेटा इसका नया डेफिनेशन देखते हैं, नया डेफिनेशन क्या बनेगा। तो नई डेफिनेशन किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा मैं सबसे पहले कुछ कार्बोहाइड्रेट बना देता हूँ, जैसा एक मैं ग्लूकोज बनाता हूँ और दूसरा मैं फ्रक्टोज बनाता हूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला ऐसा होता है, ऐसे 4 डंडे बनाइएगा, इधर CH2OH लिखिएगा और इधर CHO लिखिएगा और 1 2
और 4 पर राइट साइड में क्या लिखिएगा OH, और फिर इधर क्या लिख देंगे H, इसका उल्टा H, इसका उल्टा H, इसका उल्टा OH और इसका उल्टा H। तो बेटा ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया हमारा ग्लूकोज का, ठीक है। अब फ्रक्टोज का बनाना है, तो 1 2 3 बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा, लगभग, एग्जैक्ट नहीं लगभग। तो CH2OH, एक पर OH, दो पर OH, तीसरे पर क्या आ जाएगा H, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सेम है। इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, और बेटा यहाँ पर आएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और सबसे ऊपर आएगा CH2OH। तो ये जो बीच में पोजीशन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फ्रक्टोज का। फॉर्मूला देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑक्सीजन। तो C6H12 सॉरी C6H12O6, ये बन गया ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। तो C6H12O6। सर ये क्या, ग्लूकोज का फॉर्मूला और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, सेम। बिल्कुल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या रहने वाला है, सेम, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, जब इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एल्डिहाइड होता है, इसके अंदर कीटोन होता है। तो बेटा ये मैंने 2 कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। अब यहाँ से डेफिनेशन पढ़ेगी इसकी, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सी का मतलब OH, एल्डिहाइड का मतलब जिनके अंदर CHO, कीटोन का मतलब जिनके अंदर CO, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत सारे क्या होंगे, OH, और उसके साथ में क्या होगा, या तो फिर एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। तो देखो बेटा OH 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 ये पॉलीहाइड्रोक्सी बन गया, और CHO ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और ये OH 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 ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये कीटोन है। तो बेटा ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तो बता देना कि सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और जो फ्रक्टोज है वो क्या होगा, फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब दोनों ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन क्या बन गई, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होते हैं, कीटोन होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा क्लासिफिकेशन। तो अभी इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपके बोर्ड में लिखने के लिए आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट लिखिएगा, दोज बायोमोलिक्यूल which have polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone, or that compound also called carbohydrate, which gives such type of compound after hydrolysis। अब बेटा ये लास्ट में थोड़ा सा क्लियर करो। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी
कीटोन होता है उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड को भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कंपाउंड देते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज क्या होगा बेटा, सुक्रोज में अगर आप H2O मिला दोगे तो हाइड्रोलिसिस होकर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देगा, ठीक है। तो बेटा डायरेक्टली जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा किसको बोलेंगे, जिसके जो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। पुरानी डेफिनेशन क्या थी, ऐसे कंपाउंड जो क्या फॉलो करते हैं, CxH2O फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो CxH2O फॉर्मूला जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सारे कार्बोहाइड्रेट CxH2O को फॉलो करते हैं, लेकिन सारे ऐसे कंपाउंड जो CxH2O को फॉलो करते हैं वो जरूरी नहीं कार्बोहाइड्रेट होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एसिटिक एसिड। क्लियर? तो यहाँ तक हमको डेफिनेशन पता लग गई अभी तक, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन टेस्ट, टेस्ट के बेस पर, ठीक है। तो लिखिएगा हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और किसके बेस पर बेटा, टेस्ट के बेस पर। तो पहला पॉइंट हो जाएगा बेस्ड ऑन टेस्ट। टेस्ट मतलब खाने में कैसे लगते हैं। तो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई कार्बोहाइड्रेट खाने में कैसा लग सकता है, मीठा, तो उसको क्या बोलेंगे, शुगर कार्बोहाइड्रेट। या कोई खाने में कैसा लग सकता है, मतलब मीठा ना लगे, जो मीठा लगेगा उनको क्या बोलते हैं, शुगर। और जो मीठा ना लगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन शुगर। अब बोलोगे सर नॉन शुगर का टेस्ट क्या होता है, बेटा मीठा नहीं होना चाहिए, फिर कैसा भी हो। अगर मीठा है तो शुगर कार्बोहाइड्रेट और मीठा नहीं है तो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। इसका डेफिनेशन बना सकते हम, दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट इज नोन एज शुगर कार्बोहाइड्रेट एंड दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट इज नोन एज नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं आपको बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस भी बताने वाला हूँ। उसमें हम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। अभी के लिए एग्जाम्पल याद रख लो। अब देखो बेटा, ये सब सोचने वाली बात है। आप बताओ ग्लूकोज कैसा लगता है, तो खाने में मीठा ही लगता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज आ जाएगा। एक बेटा फ्रक्टोज, इसको स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर बोलते हैं। देखो दो तरीके की शुगर होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। यानी कि जो नेचुरल शुगर होती है फ्रक्टोज, जो फ्रूट्स में मिलती है, जैसा आप आम खाते हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट शुगर मानी गई है और नेचुरल वाली मानी गई है, उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। याद रखना ये पॉइंट। तो फ्रक्टोज, जो बेटा आप टेबल शुगर खाते हो, ठीक है, चाय में डालकर चीनी खाते हैं, उसको सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं बेटा मैं, दुनिया की सारी मोनोसैकेराइड और सारी डाइसैकेराइड कैसी कार्बोहाइड्रेट होती है, शुगर कार्बोहाइड्रेट। तो लिख सकते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, और क्या लिख सकते हैं, माल्टोज लिख सकते हैं, ठीक है, गैलेक्टोज लिख सकते हैं। अभी पता लग जाएगा इनका स्ट्रक्चर वगैरह सब, ठीक है। इसके बाद नॉन शुगर। नॉन शुगर क्या होगा, दुनिया की सारी पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, जैसे कि स्टार्च, एमाइलोज, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, ग्लाइकोजन, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कैसी कार्बोहाइड्रेट होती है, नॉन शुगर। तो सिंपल सा एक तरीका था बेटा, दो तरीके की शुगर होती है, दो तरीके की कार्बोहाइड्रेट होती है, एक को शुगर बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन शुगर। शुगर कार्बोहाइड्रेट जो खाने में मीठी लगती है और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट जो खाने में मीठी नहीं लगती है। एग्जाम्पल याद रख लेना। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उससे भी आपको एग्जाम्पल रिपीट कराऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बेटा वाटर को ऐड करना, ठीक। हाइड्रोलिसिस याद रख लेना, केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H+ और OH- का जुड़ना, या इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं हम H2O का जुड़ना। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस डिफरेंट टाइप की होती है।
सबसे पहले आएगी मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। इसके बाद आएगी बेटा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। इसके बाद आएगी ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ये आ जाएगी डाइसैकेराइड। इसके बाद आ जाएगी ट्राइसैकेराइड। इसके बाद पढ़ना है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और इसके बाद पढ़ना है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, आपके पास बेटा एक ब्रिक है, ब्रिक ईंट है, ठीक है। अब आपके पास, अब ये आपके पास एक ईंट है, आपने क्या किया, ऐसा मान लो हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया, इस ईंट को हमने किसके अंदर डाल दिया, पानी के अंदर। तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, ये एक ईंट है, इधर भी एक ही रहने वाली है। ठीक है, तो बेटा इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, आपने बेटा दो ईंट ली और दोनों के बीच मिट्टी का एक लेप लगा दिया से, यानी कि दो ईंट को आपने कनेक्ट कर दिया किससे, मिट्टी से। अब जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डाल दोगे तो ये मिट्टी घुल जाएगी और आपको दो ईंट मिल जाएगी। एक ईंट को मान लो बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब बेटा आपने क्या किया, आपने 3 ईंटें ली और 2 जगह मिट्टी लगा दिया, बस जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप एक 3 ईंट का कॉम्बिनेशन पानी के अंदर डाल दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3 ईंट अलग हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब ये जो ये कार्बोहाइड्रेट थी, यानी कि पूरे 2 के कॉम्बिनेशन को एक कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे थी, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड को अगर आप पानी में डाल दोगे तो 2 मोनोसैकेराइड मिलेगी। अगर आप ट्राइसैकेराइड को ठीक है, तो ट्राइसैकेराइड को पानी में डाल दोगे तो कितनी मोनोसैकेराइड मिलेगी, 3 मोनोसैकेराइड मिलेगी। यहाँ से हमको एक चीज समझ में आई, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते मोनोसैकेराइड, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, डाइसैकेराइड। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ट्राइसैकेराइड। और ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 4 मोनोसैकेराइड मिलती है, टेट्रासैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड मिलेगी, ट्राइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मोनोसैकेराइड मिलेगी, और टेट्रासैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर 4 मोनोसैकेराइड मिलेगी, पेंटासैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने पर 5 मोनोसैकेराइड मिलेगी, फिर 6 वाला हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, ऑक्टासैकेराइड, नोनासैकेराइड और डेकासैकेराइड। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इनकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मोनोसैकेराइड विच आर नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऐसी कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं जिनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं मोनोसैकेराइड के, जैसा कि ग्लिसरल्डिहाइड, इराइथ्रोज, थ्रियोज, राइबोज, अर्बिनोज, लाइजोज, जाइलोज, एलोज, एल्ड्रोज, मैनोज और टैलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, लेकिन 3 एग्जाम्पल अभी के लिए याद रख लेना। डाइसैकेराइड किसको बोलेंगे बेटा, which gives to monosaccharide, which gives to monosaccharide on hydrolysis, on hydrolysis। ठीक है, तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसैकेराइड बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पर 2 मोनोसैकेराइड देती है। यानी कि अगर उनको आप पानी में डिसोल्व कर दोगे तो कितनी मोनोसैकेराइड मिलेगी,
दो मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल याद रखिएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल सुक्रोज, उसके बाद लैक्टोज, इसके बाद माल्टोज। तो बेटा अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो या फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हो या फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर एक मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा फ्रक्टोज। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर एक मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर एक मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा भी क्या मिलेगा, ग्लूकोज। इसका मतलब ये 2 मोल ग्लूकोज देता है। अब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक माल्टोज का 1 मोल का हाइड्रोलिसिस किया तो कितने मोल ग्लूकोज मिलेंगे, 2 मोल ग्लूकोज। और लैक्टोज के 1 मोल का हाइड्रोलिसिस किया तो कितने मोल ग्लूकोज मिलेंगे, एक मोल ग्लूकोज। अब क्वेश्चन दे दिया बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया तो कितने मोल ग्लूकोज मिलेंगे। तो बेटा इसके एक से इसके मिलते हैं 2, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो 2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 3। आप बोलोगे सर इधर से भी न्यूमेरिकल बना दिया आपने, बेटा आ सकता है। तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल मिलेगी। ठीक, एक कॉन्सेप्ट ही तो है। एक माल्टोज से कितने ग्लूकोज मिलते हैं, 2 ग्लूकोज। तो जितने मोल लेंगे उसका डबल मिलेगा। अगर लैक्टोज से पूछा है तो जितना लैक्टोज उतना क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है। तो एक सुक्रोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, माल्टोज से 2 ग्लूकोज और लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये बात हो गई हमारी डाइसैकेराइड की। इसके बाद ट्राइसैकेराइड। तो ट्राइसैकेराइड का डेफिनेशन बना लोगे, विच गिव्स 3 मोनोसैकेराइड, विच गिव 3 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद कितनी मोनोसैकेराइड देता है, 3। इसका एग्जाम्पल याद रखोगे रेफिनोज। तो रेफिनोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तीनों मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको ये याद करा दिया था स्टार्टिंग में। तो रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। और 3 मोनोसैकेराइड कौन सा होगा, पहला होगा ग्लूकोज, दूसरा होगा फ्रक्टोज और तीसरा होगा गैलेक्टोज। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का क्या मतलब है, अगर हमको 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड ऑब्टेंड हो रहा है उस पूरी कैटेगरी को क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड आर दोज का टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी कि ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड देते हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या रेफिनोज एक ओलिगोसैकेराइड है? बिल्कुल है। तो रेफिनोज हाइड्रोलिसिस होने पर कितने मोनोसैकेराइड दे रही है, 3। और सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज भी ओलिगोसैकेराइड है, बिल्कुल है। तो हाइड्रोलिसिस होने पर कितने मोनोसैकेराइड दे रही है, 2। ठीक है। फिर बेटा क्वेश्चन आया कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज भी ओलिगोसैकेराइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड होती है। और ओलिगोसैकेराइड उस कैटेगरी को बोला है जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करे। ठीक है। पॉलीसैकेराइड किसको बोलते हैं, तो सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच गिव मोर देन 10 से ज़्यादा। अगर आपको कोई मोनोसैकेराइड ऑब्टेंड हो रहा है तो इसका मतलब वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड का। ठीक है। जैसा एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम स्टार्च में क्या होता है, अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। तो सब बहुत मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, मोनोसैकेराइड कैसी कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। डाइसैकेराइड कैसी कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड मिलेगी। ट्राइसैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मोनोसैकेराइड मिलेगी। टेट्रासैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 4 मोनोसैकेराइड मिलेगी। ओलिगोसैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड मिलेगी। और पॉलीसैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर मोर देन 10। याद रखना, 2 मत बता देना, कन्फ्यूजन होता है बच्चे। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं कि पोली का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। तो बेटा यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वालों को पॉलीसैकेराइड नहीं बोला है।
जो 10 से ज़्यादा देगी उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। क्लियर ये चीज़? मैंने आपको 2 क्लासिफिकेशन बता दी अभी। मोनोसैकेराइड एक तो बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस और दूसरा बेस्ड ऑन टेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। तो समझ में आ रहा है ना अच्छे से? भाई टेंशन मत लेना हमारे होते हुए, पढ़ते रहना, अच्छे से समझते रहना, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मेन चीज़ होती है आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो टीचर के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग शुगर या बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर यानी कि रिडक्शन करने की नेचर क्या। ठीक है, आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बता दूं। ठीक है, जैसा हमने Zn प्लस Cu2 प्लस लिया और इसको लिख दिया Zn2 प्लस प्लस Cu। ठीक है, तो बेटा Zn से Zn2 प्लस बना, ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे पता लगेगा? जिसका भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और Cu2 प्लस से Cu बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, तो बेटा Zn से Zn2 प्लस बना, इसके इलेक्ट्रॉन गए होंगे, और Cu2 प्लस से Cu बना, इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए? इस जिंक से लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीडेशन और जो इलेक्ट्रॉन लेता है रिडक्शन। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन करता हूँ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो बेटा ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का और रिडक्शन हुआ किसका? Cu2 प्लस का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बेटा इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो इसने कराया ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? Cu2 प्लस। और कॉपर 2 प्लस का क्या हुआ? रिडक्शन। तो कराया किसने? जिंक ने। इधर क्या बन गया? जिंक। तो छोटा सा आपको एक लॉजिक समझाना चाह रहा था मैं। जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर? तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटा बात आई यहाँ पर। ठीक है, आपने 2 नाम के प्राणी सुने होंगे। एक आदमी का नाम है टोलन और दूसरे का नाम है फेलिंग। टोलन और फेलिंग, इसका रिएक्शन भी पढ़ने वाले हम। एक होता है टोलन टेस्ट और एक होता है फेलिंग टेस्ट। और बेटा ये बहुत अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमने यहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट लिखा, तो कार्बोहाइड्रेट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये दूसरे का क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे? कार्बोहाइड्रेट का। तो बेटा जब टोलन और फेलिंग कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोहाइड्रेट तो उनका रिडक्शन कराएगा ना। क्लियर हुआ ये चीज? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोहाइड्रेट इनका रिडक्शन कराएगा। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट टोलन और फेलिंग का क्या करा सकता है? रिडक्शन। तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट टोलन और फेलिंग का रिडक्शन करा सकता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिडक्शन नहीं करा पाएगा उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर 2 टाइप की शुगर होती है। एक को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरे को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी सारी कार्बोहाइड्रेट जो टोलन और फेलिंग का रिडक्शन करा दे उनको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो टोलन और फेलिंग का रिडक्शन नहीं करा पाएगी उनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इंग्लिश बनाना बिल्कुल सिंपल, आपको चीज़ें हिंदी में समझ में आनी चाहिए। तो रिड्यूसिंग शुगर आर दो शुगर विच रिड्यूस टोलन और फेलिंग रिएजेंट इजिली। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर दो शुगर विच डू नॉट रिड्यूस टोलन और फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात आएगी, एग्जाम्पल लिखिएगा। तो बेटा दुनिया के सारे मोनोसैकेराइड, दुनिया के सारे मोनोसैकेराइड और दुनिया के सारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, सुक्रोज को छोड़कर। सुक्रोज को छोड़ दो तो बेटा इसके एग्जाम्पल में सारे मोनोसैकेराइड लिख दो। तो क्या लिखेंगे? पहला ग्लूकोज, फिर क्या लिखेंगे? फ्रक्टोज, फिर क्या लिखेंगे? गैलेक्टोज, फिर क्या लिखेंगे? ग्लूकोज, सुक्रोज छोड़ देना है, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल सबसे पहला तो सुक्रोज ही लिखना है,
इधर सुक्रोज छोड़ दिया ना तो सुक्रोज इधर आ जाएगा, एक्सेप्शन केस होते हैं। और दुनिया के सारे पॉलीसैकेराइड वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर के होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल स्टार्च, एमाइलोज, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन, एमाइलोपैक्टिन या फिर ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। अब बेटा बात आए कि लाइजोज कैसा है या जाइलोज कैसा है, तो वो सब मोनोसैकेराइड है, तो वो किस में आ जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। तो बेटा अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट के 3 क्लासिफिकेशन पढ़ ली, बेस्ड ऑन टेस्ट, शुगर और नॉन शुगर, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। तो एक हो जाएगा क्या, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और बेटा तीसरा पढ़ा हमने क्या, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए क्या बन जाएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो लगभग बेटा आधे घंटे से ज़्यादा की शायद वीडियो हो गई होगी, मुझको भी यकीन है आप बड़ी जल्दी बोर हो जाते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू।